हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स, आज की हम लोग की पहली क्लास होने वाली है। इसमें बेसिकली हम लोग इंट्रो क्लास देखेंगे इकोनॉमिक्स में। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, चाहे मैं अपर की बात करूं, आरओ की बात करूं, ठीक है, यानी आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उसकी बात करो। कोई भी एग्जाम आयोग के द्वारा कराया जाता है उसका एक सेट पैटर्न है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 50 to 60% क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभी तो 70 तक चला जाता है। आपकी करंट इकोनॉमी आएगी, बेसिक फैक्ट्स आते हैं वहां भी। आप जो ईयरली या 6 मंथली मैगजीन जो भी आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, तो थोड़ा इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है वहां पे काम करना होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चंस इकोनॉमी से कम आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम उड़ के आएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का 50% आएगा, ठीक है, ध्यान देना। जैसे और मैं अपर की बात करूं अगर, ठीक है, तो देखेंगे अपर में पीसेस अपर में क्या होता है कि अराउंड आपका 12 to 14 क्वेश्चन आपका आता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 12 से 14 क्वेश्चन। अच्छा, अभी ये स्क्रीन से हट गया है, ठीक है, पेन का है अब क्या, ठीक है, नहीं इसको मैं हम लोगों ने खोला ना तो वो ठीक है। देखिए 12 से, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, देखिए अपर में क्या होता है कि अराउंड 12 से आपके 14 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 12 से 14 क्वेश्चन। इसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आपके करंट अफेयर के रहते हैं, मिनिमम आपके करंट अफेयर के रहते हैं। यही आरओ का हाल है। आरओ में, ठीक है, अराउंड 10 क्वेश्चन के करीब में, 10 to 4 मतलब 12, 12, 14 जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, इतने के करीब में आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन की संख्या 8 भी रही है, ठीक है, मतलब अराउंड हम लोग 10 लेके चलेंगे, औसत की 10 के करीब में क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से आपके, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन की संख्या 5 से 6 के करीब में रहेगी, ठीक है। 50 to 60% हमेशा करंट अफेयर की संख्या आपकी इकोनॉमिक्स में रहती है, ठीक। तो इकोनॉमिक्स का जब करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी आपसे एक पोल कराया गया होगा मैगजीन का, ठीक है, कराया जाएगा, अभी गया नहीं है, कराया जाएगा, तो वहां पे आप लोग जैसे सहमति मान लेंगे। हालांकि जब वीडियो लाइव थी तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं अब मैगजीन को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, तो जैसा भी होगा देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आऊं। अभी की क्लास में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, केवल इन टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, केवल और केवल इन टॉपिक्स पर, ठीक है। यही इतने टॉपिक आपके अपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यही इतने टॉपिक आपके यूपीआरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत दिक्कत नहीं रखनी, आयोग की एग्जाम में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इतने टॉपिक्स कराने में, जैसे टॉपिक्स एक बार हम लोग देखेंगे तो पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, फला डेम का मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, सरकार के आधार पे, ठीक है, विकसित अविकसित, ठीक है, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग जो सेकंड है राष्ट्रीय आय, उसको देख लेंगे, ठीक है, जो अन्य राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं हैं उनको देख लेना है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, इसको क्लियर थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन के चले आते हैं। जो राजकोषीय नीति है, ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक इसको होगा, ठीक। इसमें जो बेसिक कीवर्ड्स हैं उनको देख लेंगे, ठीक। साथ साथ इसमें देखिए मैंने लिख दिया कि राजकोषीय घाटा, ठीक है, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, ठीक है, प्राथमिक घाटा, करारोपण, वित्त आयोग, ठीक है, लेफर वर्क, हिनार्थ प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है, इनको देख लेंगे। आरबीआई के बारे में देख लेंगे, ठीक है, आरबीआई जिन टूल्स की वजह से आपकी तरलता एवं साख नियंत्रण करती है, ठीक है, उनको देख लेंगे, ठीक। मुद्रास्फीति एवं अस्फीति को देख लेंगे, ठीक। ये सारे टॉपिक होंगे। इसके बाद से नेक्स्ट आपका जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिलिप्स वर्क, ठीक है, ठीक, इसको देख लेंगे। जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेंगे, ठीक है। यहां से आपका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपके 60 to 70% क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। 60 to 70% क्वेश्चन ट्रेडिशनली आपके यहीं से बन के आते हैं। कहां से? आपकी जो मानव विकास वाला टॉपिक है, ठीक है, यहां से बन के आता है, गरीबी से आता है, बेरोजगारी से आता है, कल्याणकारी योजनाओं से आता है और अंतरराष्ट्रीय संगठन से। यहां से चांस रहता है कि मिनिमम एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से जाता है। कभी कभी आपकी कल्याणकारी योजनाओं से 2 क्वेश्चन के करीब में आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। ऊपर के टॉपिक से क्या है, आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आएगा तो 2 क्वेश्चन आएगा। यहां से आपके अराउंड 4 क्वेश्चन के करीब में बनते हैं इन 4 टॉपिक से, मानव विकास, गरीबी, बेरोजगारी, कल्याणकारी योजनाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठन। यहां से अराउंड आपके 4 क्वेश्चन के करीब में बनेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ध्यान देना है, ट्रेडिशनली 2 क्वेश्चन के करीब में आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वहां से बनते हैं, ठीक है। जैसे आपके
ये टॉपिक्स है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है, यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। अगर टाइम ठीक रहा तो मिल जाता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से आए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, ठीक है, दिमाग में रखना है। हर ईयर तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आ जाता है, ठीक है। अपना भाग्य है, अगर आपको क्वेश्चन नॉर्मली इस क्षेत्र से मिला ना, तो बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आपके लगभग चांस रहता है कि आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। आरबीआई से क्वेश्चन बन जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये सब आसान टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो क्वेश्चन का लगना एकदम संभावित होता है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। यहां पे हम लोग ये सारे टॉपिक्स को देख लेंगे, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एक बेसिक जो डिफिनेशंस वगैरह है उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान देंगे, थोड़ा मैं आरओ के बैच के बारे में आप लोग को बता देता हूं, ठीक, ठीक है। देखिए जो अपने आरओ का बैच है, ठीक, आरओ 2022 का, ठीक है, ध्यान देना है। सेम अभी हम लोग बीईओ के बैच को लॉन्च करेंगे। ये जो क्लास है, ये आपके बीईओ की जो क्लासेस होंगी, उसमें भी जीएस की क्लासेस आपकी जो आरओ के लिए बन रही है, ठीक है। ये दोनों आरओ एवं जीओ और बीईओ दोनों के लिए बन रही है, ठीक है। तो दोनों क्लासेस में आपके लिए क्लासेस जाएंगी, तो ध्यान देना है। पीडीएफ जो है आपको निरंतर जैसे ही क्लास अपलोड होता है आपके ग्रुप पे मिल जाता है, जो पेड ग्रुप्स में होंगे उनको पता है, ठीक है। अभी जो आपकी आरओ है, इसकी फीस आपकी केवल और केवल 500 रुपए, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। केवल और केवल आरओ की फीस आपकी कितनी है, 500 रुपए। इसमें आपको पूरा एक शेड्यूल दिया जाएगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आपकी क्लासेस जा रही हैं, ठीक है। अभी तक जो भी क्लासेस हैं वो आपके शेड्यूल के हिसाब से गई हैं, ठीक है। और बैचेस चल रहे हैं, अभी बैच अपना 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो बैच अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बैच में आपके जो बैच नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वहां पे ध्यान देंगे, तो वहां पे आपकी पॉलिटी चल रही है, ठीक है, प्लस वहां पे आपकी हिस्ट्री चल रही है, ध्यान देना है। अभी जो बैच नंबर 2 स्टार्ट हुआ है वहां पे पॉलिटी और हिस्ट्री चल रही है, ठीक, ध्यान देना है, ठीक। तो अभी इकोनॉमिक्स के हम लोग केवल बेसिक्स पढ़ना कितना है, ठीक है, वो टॉपिक्स पे चर्चा कर देना जरूरी था, क्योंकि हम लोग बोले थे कि पढ़ना क्या है वो नॉर्मली हम लोग सबके लिए फ्री कर ही देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कुछ पॉलिटी के क्लासेस को सबके हम लोगों ने डिसाइड किया है 20 to 30% क्लास या 40% क्लास हम लोग फ्री में सबके लिए अपलोड कर देंगे, इसलिए ताकि आप लोग समझ सके पढ़ना क्या है, ठीक है। इसको दिमाग रखना है। क्लास की क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली आप लोग को इसी तरह की पीपीटीज बना के आपको पूरी की पूरी क्लासेस दी जा रही हैं। ये पूरी पीपीटी आपको आपके जो पेड ग्रुप्स है वहां पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली लोग अपनी केवल और केवल जो नोट्स है ना, उस नोट्स को 4-4, 5-5 हजार रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। आरओ के लिए पढ़ने के लिए जो नोट्स वो लोग दे रहे हैं 4-4, 5-5 हजार रुपए, और केवल वो नोट्स को बेच रहे हैं। मैंने देखा कि जो शॉर्ट फॉर्म के उनके नोट्स होते हैं, जैसे अनुसूचिया, भाग, ईटीसी, उसके लिए 2-2, 3-3 हजार रुपए ले रहे हैं। प्रॉपर हम लोग अपने ग्रुप्स में सारा यूपीएससी हिंदी के कंटेंट्स को टाइप करा रहे हैं, और हम लोग फ्री, मतलब उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। इसी फीस में आपकी जो लोग ग्रुप्स में है, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा जो भी हम लोग बैचेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को छोड़ के वो सारी चीजें आपके इस ग्रुप में जाने वाली है, ठीक है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। जो भी हम लोग मटेरियल, खासतौर पे मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज होगी, ठीक है, वो सारी वैल्यू एडिशन मटेरियल आपके ग्रुप से पहुंचने वाली है, ठीक, ध्यान देना है। दूसरी बात, ठीक है, आपको बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, बैच देखिए अराउंड जो न्यू सेकेंड आपका बैच था उसमें अराउंड आपकी 40% सीटें भर चुकी हैं, ठीक है। और आपकी 16 तारीख से भी बैच स्टार्ट हुई है, तो आप लोग समझ सकते हैं अभी मैक्सिमम कितना दिन होगा, 4 दिन के अराउंड, 4 से 5 दिन, ठीक है। और आपकी 40% सीट भर चुकी है, ठीक है। इसके बाद से जब बैच नंबर 3 आपका स्टार्ट होगा, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग हर एक बैच से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, ठीक है, अपनी कंटेंट की क्वालिटी जो भी चीजें उसको बढ़ाएं। जैसे अब तक हम लोग चार्ट फॉर्म की पीपीटीज नहीं देते थे, अब हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस बार से जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है उसमें आपकी फीस 500 से थोड़ी बढ़ने वाली है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अभी इससे पहले कि बैच नंबर 3 स्टार्ट हो और आपको लगे कि फीस ज्यादा है, आप लोग तब तक कोशिश करके इस 500 वाले में जुड़ जाइए, ठीक है। बैच नंबर 3 की फीस कितनी होने वाली है ये तो नहीं जानता, लेकिन ये कंफर्म है कि बहुत ज्यादा नहीं, 700 से तो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। हम लोग 150-200 रुपए कोशिश करेंगे, वो भी बैच की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो बढ़ा के फिर हम लोग आपके बीच में मैक्सिमम 100-150 रुपए फीस को इंक्रीज करें, ठीक है। ऑलरेडी ध्यान दीजिए, और लोग 8-8 हजार रुपए की प्रीलिम्स की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग सोच सकते हैं कि आपको कहां ज्वाइन करना है, ठीक है, आपके लिए क्या बेहतर है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर में लिख देता हूं 9519780078, ठीक है। आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको इस पर व्हाट्सएप टेलीग्राम कर लेना होगा, या आपको इस पर कॉल कर लेना होगा। आरओ से बैच रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी सारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है। आप लोग इजिली बैच से जुड़ सकते हैं, जो शेड्यूल्स आपको दिया जाएगा उसी शेड्यूल के आधार पर आपकी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आरओ के बैच के बारे में जान लिया, और जो शेड्यूल था उसके बारे में जान लिया। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इसलिए मिटा दिया, यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ भी है, ठीक है। पहले वाले पे कोशिश करेगा, आप लोग मत व्हाट्सएप टेलीग्राम करिएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम तो चलेगा, कॉल मत करिएगा। सेकंड पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी करना हो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी मान लीजिए कि उस लोग का ये डाउट था कि डाउट डिस्कशन कैसे होगा, तो हम लोग नॉर्मली वीकेंड पे या 10 दिन पे हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके ग्रुप को ओपन करेंगे आप लोग से बातचीत करने के लिए, ठीक है।
निश्चिंत रहना, डाउट डिस्कशन आपकी पूरी तरीके से होगी। यहाँ तक कि हम लोगों ने अभी आपके लिए ओपन नहीं किया है, लेकिन हम लोग बैक ईयर भी आपका डिस्कशन करवाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बैक ईयर भी फ्री में जो आपकी ग्रुप्स है और पेड ग्रुप्स है वहां पे आपकी डिस्कशन कराई जाएंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रहना, आप लोग तैयार रहिए। जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ है। हालांकि प्रीलिम्स से क्या, मेंस में भी आपके साथ मौजूद है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मली अर्थव्यवस्था का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल सा अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान की वो एक सी शाखा है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। डिफिनेशन कभी भी प्रीलिम्स में नहीं आना है, तो निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। अपने लिए बहुत पल्ले नहीं पड़ना है, ठीक है, निश्चिंत रहना एकदम। अर्थव्यवस्था के दो पार्ट्स होते हैं नॉर्मली। जो आपकी प्रीलिम्स की इकोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं वो सेकंड पार्ट से आते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमी है, ठीक है, वहां से आते हैं, ठीक है। यानी समष्टि अर्थव्यवस्था से आते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था एवं समष्टि अर्थव्यवस्था, ये दो टॉपिक्स है। ये इसकी एनसीईआरटी क्लास 9th की आती है और इसकी एनसीईआरटी आपकी क्लास 10th की आती है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। तो आप लोग चाहिएगा तो 9th एवं 10th की एनसीईआरटी भी इसके साथ पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि चूंकि प्रीलिम्स के लिए अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहां से लग जाते हैं, और आरओ का मेंस क्या है, चूंकि प्रीलिम्स के पैटर्न पे आता है, इसलिए बहुत दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है। आपका काम यहीं से चल जाने वाला है, ठीक है। देखिए, जो आपकी समष्टि अर्थव्यवस्था होती है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती है, ठीक है। तो इसमें अर्थव्यवस्था के जो बड़े पहलू है, ठीक है, उनको अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय, ठीक है, हम लोगों ने टॉपिक में देखा भी राष्ट्रकोषीय नीति, इसको हम लोगों ने देखा कि हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बजट, जैसे ये अपने लोग, ठीक है, राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग तुरंत बजट पढ़ेंगे। विकास, समृद्धि, मुद्रास्फीति, ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी, जो आपका विदेशी व्यापार है, ये सारी चीज हम लोग को क्या होता है नॉर्मली पढ़ना होता है, ठीक है। हालांकि विदेशी व्यापार वगैरह से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं ये आपकी करंट इकोनॉमी से आ जाते हैं, ठीक है, ये आपकी करंट इकोनॉमी से आ जाते हैं। तो नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस देखेंगे कि आपकी ट्रेडिशनल इकोनॉमी बनते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपकी समष्टि अर्थव्यवस्था से बनते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका समष्टि अर्थव्यवस्था से यानी मैक्रो इकोनॉमी से बनते हैं, ये दिमाग में अपने रखना है, ठीक। अभी ये बेसिक डिफिनेशन था, अपने दिमाग में रखना है। यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो पहला चार्ट देखें वहां से कोई डिफिनेशन प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए, अब यहां से आपकी प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, यहां से जानना है। अर्थव्यवस्था के कुल 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, सेकंड जो आपका क्षेत्र होता है वो आपका है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा आपका होता है तृतीयक क्षेत्र। ध्यान रखना, तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है। प्राइमरी क्षेत्र में क्या होते हैं नॉर्मली, यहाँ पे जो उत्पाद होते हैं, ध्यान देंगे आप लिखा है कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में क्या होता है प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, या उससे संबंधित चीजें केवल शामिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कृषि, पशुपालन, ठीक है, मछली पकड़ना, ठीक है, खनिज निकालना, वानिकी, ये सारी चीजें आपकी प्राइमरी सेक्टर में काउंट की जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी प्राइमरी सेक्टर में काउंट की जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों को इसमें बेसिकली उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे वानिकी है, ठीक है, खनिज निकालना, ये भी आपको प्राकृतिक संसाधन ही है, ठीक है। मछली पकड़ना, तो मछली भी नो डाउट की वही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो शामिल किया जाता है प्राइमरी सेक्टर में, वो क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उनको नॉर्मली उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से आपकी क्या होते हैं द्वितीय संसाधन, जो द्वितीय क्षेत्र है वो तैयार होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जो है या वो सेक्टर जो है वो आपके तैयार होते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक, कहा कि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं को का लेखांकन किया जाता है, ठीक है। इसमें उदाहरण में क्या है, कारखाने आपके, निर्माण है, विनिर्माण है, ठीक है, बिजली उत्पादन है, ठीक है, जलापूर्ति है, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी सेक्टर में शामिल होती है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपकी जो प्राकृतिक चीजें है, ठीक है, नॉर्मली वो शामिल होती है। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में जो प्राथमिक क्षेत्र है उनके उत्पादों के प्रयोग से जो विनिर्मित उत्पाद होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र ये आपका सेवा क्षेत्र होता है, ध्यान देना है, तृतीय क्षेत्र ये आपका सेवा क्षेत्र होता है। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में अपने जब शेड्यूल अपना जो देखिए ना, जब उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे, तो निश्चिंत रहना, अभी बस एक बेसिक फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो जो आपका तृतीय क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र, इसमें ध्यान देंगे, इसमें देखिए लिखा हुआ भी है कि इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसमें नॉर्मली जो सेवाएं हैं उनको शामिल किया जाता है, ध्यान देना, इसमें नॉर्मली जो सेवाएं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, परिवहन, ठीक है, परिवहन भी अपने आप में एक सर्विस है, ठीक है, व्यापार, एजुकेशन, ठीक है, जो होटल सर्विस है, ठीक है, सरकारी प्रशासन, वित्त, बैंकिंग, बीमा, इन सारी चीजों को आपकी तृतीय क्षेत्र में शामिल करता है। तो क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं क्या है, या निम्नलिखित कौन सी ऐसी चीज है जो प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में है, टर्सरी सेक्टर में है, या सीएमएस दी कॉलम में भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां से अभी हम लोगों ने जो देखा है, चांस है कि यहां से क्वेश्चन बन के आपका आ जाए, ठीक है, चांस है यहां से आपके क्वेश्चन बन के आ जाए, ठीक, ये चीज दिमाग में रखेंगे।
अब हम लोग आते हैं कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था का अपने लोग वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है, आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था आती है और आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। ध्यान देना है, इसमें आपकी ये 3 फेज की अर्थव्यवस्थाएं आती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखेंगे। ये 3 आपकी नॉर्मली अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक, जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या है? ठीक है, तो नॉर्मली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जानेंगे, इसमें जो उत्पत्ति के साधन होते हैं, ठीक है, जो उत्पादन के साधन होते हैं, इस पे गवर्नमेंट का एकदम नियंत्रण नहीं होता। ध्यान देना है, जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है, जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है ये इसी सेंस में दोनों से अलग है। ठीक है, यहाँ पे उत्पत्ति के सभी साधनों पर क्या होता है? निजी व्यक्तियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? समाजवादी में आपका यही गवर्नमेंट हो जाएगा, यही आपका गवर्नमेंट हो जाएगा। ध्यान देना है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रणालियां हैं, जो उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है, वो सब के सब पे कंट्रोल किसका हो जाएगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा, सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो उत्पत्ति के यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सभी साधनों पर क्या है? सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, ध्यान देना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ना ही आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ना ही आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये दोनों का मिसलिनियस रूप है, यानी ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन बन के आता है कि निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से किस प्रारूप का है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ध्यान देना है, उपर्युक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है। उपर्युक्त सभी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था एक दूसरे की उल्टी है। ठीक है, यस या नो टाइप की है। ठीक, तो सिंपल सी बात है भाई, एक जगह पे क्या है? एक जगह पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है, एक जगह पे क्या है? गवर्नमेंट, यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल यूएसए, यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, यहाँ पे आप चाइना और रसिया को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भर के है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे नहीं है, मतलब माइनस, यहाँ पे है मतलब प्लस। ठीक है, तो सिंपल बात है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की अपोजिट है, यस और नो टाइप की। ठीक है, एक यस होगा तो दूसरी नो होगी। ठीक, तो ये दोनों एक साथ रह नहीं सकती है, तो उपयुक्त में से सभी तो हो ही नहीं सकता है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में चांस रहता है कि, ठीक है, गलती करने का। तो ध्यान देना, भारत क्या है? एक मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था है। ध्यान देना है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान देना है, करा ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक, ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। यानी ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र विद्यमान होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पे जानते हैं। तो जिस अर्थव्यवस्था में, याद ध्यान देना है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, उनको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पे जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये आपका बेसिकली डिवीजन हो गया गवर्नमेंट के हिसाब से, सरकार के हिसाब से हो गया कि, ठीक है, ये पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना, राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना, ठीक है, आपको दादा भाई नौरोजी करेंगे। जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है उसके जस्ट बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या है कि आपकी राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी, ठीक है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है। ध्यान देना है, दादा भाई नौरोजी का संबंध कांग्रेस के उदारवादी ड्यूरेशन का है। कांग्रेस के उदारवादी ड्यूरेशन का आपके दादा भाई नौरोजी का संबंध है। इन्होंने बेसिकली जो आर्थिक चिंताएं थी उसको उजागर किया, राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करने में भूमिका निभाई। ठीक है, ध्यान देना है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में क्या है? इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भारतीयों की बताई थी उस ड्यूरेशन में कितना? 20 रुपए बताई थी। ठीक है, इस बुक में इन्होंने भारतीयों की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपए बताई थी। दिमाग में रखना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से किसने अध्ययन किया, क्लियर रखना है। अगर पूछेगा, ठीक है, कि किसने अध्ययन किया, तो आंसर क्या बनेगा? तो वो बनेगा दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक में भारत की जो पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसको 20 रुपए बताई थी। कितना? 20 रुपीज बताई थी। दिमाग में ये रखना है। लेकिन अगर ये पूछेगा किसने वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम अध्ययन किया, किसने वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम अध्ययन किया, तो उसका आंसर दादा भाई नौरोजी नहीं बनेंगे। उसके आंसर आपके कौन बनेंगे? उसके आंसर आपके बनेंगे VKRV राव। VKRV राव बनेंगे। कौन बनेगा? उसके आंसर आपके VKRV राव बनेंगे। ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज दिमाग में अपने क्लियर रखनी है। ठीक है, ये चीज दिमाग में क्लियर रखनी है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय आय समिति। ध्यान देना है, राष्ट्रीय आय समिति। ये एफर्ट्स अब क्या है? आपके
स्वतंत्रता के बाद हो रहा है, ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद हो रहा है, ठीक है, दिमाग में रखना है, ठीक। तो राष्ट्रीय आय समिति जब बनी थी तो राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किया था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने इसकी अध्यक्षता की थी, राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्षता की थी। इस समिति के अनुशंसा के आधार पर क्या हुआ? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का स्थापना की गई, केंद्रीय सांख्यिकी समिति सीएसओ की स्थापना की गई। अभी सीएसओ अपने पास नहीं है, इसकी जगह क्या गई है हम लोग जस्ट इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय समिति का संबंध किससे है? इसके अध्यक्ष है पीसी महालनोबिस। एक चीज याद रखेंगे, पीसी महालनोबिस। सेकंड चीज क्या याद रखेंगे कि इन्हीं की अनुशंसा पर हम लोगों ने सीएसओ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सीएसओ की स्थापना की, ठीक है, ध्यान देना है। आगे देखेंगे, ठीक है। अभी करंट देख लीजिए, नोट करके मैंने लिखा है कि जो भारत में एनएसएसओ था, ठीक है, भारत में जो एनएसएसओ था यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो था, ध्यान देना है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो था, ठीक है, इसको और सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया, यानी एनएसएसओ प्लस सीएसओ, इन दोनों को मर्ज करके क्या निकाला गया है? एनएसओ बनाया गया है, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया है। यही जो आपको सीएसओ है ना, ये आपका ये कॉन्सेप्ट किस समिति के आधार पर देखा? तो पीसी महालनोबिस ने इस सीएसओ के स्थापना की बात बोली थी, ठीक है, पीसी महालनोबिस ने, ठीक। तो राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा थी कि सीएसओ की स्थापना की जानी चाहिए, जिसको 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदल दिया है और इसको एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके अब क्या बना दिया है? एनएसओ। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, एकदम क्लियर कि अब सीएसओ नहीं, अब एनएसओ की बात होनी चाहिए, ठीक है, अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना है। क्योंकि पीसी महालनोबिस जो कि आपके इस, ठीक है, अब देखेंगे पीसी महालनोबिस का जन्म कब हुआ है? 29 जून को हुआ है। कब हुआ है? पीसी महालनोबिस का जन्म आपका 29 जून को हुआ। ये 29 जून हुआ, ये याद रखना है, क्योंकि इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? इसी दिन हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये बीपीएससी का बहुत हिट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी से भी इसको पूछी हुई है, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पे हम लोग 29 जून यानी 29 जून हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर, जो कि पीसी महालनोबिस का बर्थडे है, पीसी महालनोबिस का बर्थडे, ध्यान देना है। इस बार आपने यूपीपीएससी दिया होगा तो पूछा भी है कि राष्ट्रीय आय की जो मापन है, ठीक है, और जो आकलन किया जाता है उसकी विधियां कौन सी है? तो उसकी 3 विधियां हैं, ठीक है, उत्पादन विधियां, ठीक है, आय विधि, इसमें जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, ठीक है, उनका जो उत्पादन है, ठीक है, बेसिकली इसमें आय को इसमें, और व्यय जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, निवेश और व्यय को इसमें आपका शामिल किया था, ठीक है, व्यय विधि में, ठीक। तो राष्ट्रीय आय के आकलन की जो विधियां ये 3 है, उत्पादन विधि, आय विधि एवं व्यय विधि। ये तीनों कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखना है। 2021 या मैं अगर समझ पा रहा हूं शायद 21 में ही दिया था, 21 या 22 में क्वेश्चन बन के आया है यूपीपीएससी प्री में कि राष्ट्रीय आय के आकलन से निम्नलिखित में से कौन सी विधि संबंधित नहीं है? तो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये आपकी संबंधित है, ये आपकी संबंधित है, तो दिमाग में रखना आपने, ठीक है। अब हम लोग इसको रफ करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार बस देख लेते हैं, ठीक है, संक्षेप में। तो हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया है, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक, उसको हम लोग देख लिया। अर्थव्यवस्था का जो नॉर्मल स्वरूप है, ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र, ये पहला टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिया आज, ध्यान देना है, ये पहला जो टॉपिक है, ठीक है, पहला टॉपिक जो है इसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है, ठीक है, आपका ये पहला टॉपिक आज खत्म हो गया है, ठीक है, ये क्रॉस कर देता हूं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप नॉर्मली हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है हम लोगों ने देख लिया। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था के स्वरूप को देखें तो विकास के आधार पर भी क्या है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है। विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। विकास के आधार पर कैसे? तो विकसित अर्थव्यवस्था आप लोग सुनते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था आप लोग सुनते हैं, ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था आप लोग सुनते हैं, ध्यान देना है। आप समझे ना, विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था जिसमें भारत आपका शामिल है, चीन आपका शामिल है, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था। और एक आप लोग सुनते हैं अल्प विकसित, एक आप लोग सुनते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये आप लोग सुनते हैं। अब देखिए ये डिसाइड कौन करता है कि कौन विकसित है, कौन अल्प विकसित है, कौन विकासशील है, ध्यान देना है, ठीक है। तो जो ध्यान देना है, ये वर्ल्ड बैंक की एक्चुअली रिपोर्ट है, ठीक है, ये क्या है? ये एक्चुअली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12,056 से या उससे अधिक है, वो आपकी शामिल की जाती है विकसित में, ठीक है। तो 12,000, ये वर्ल्ड बैंक की डाटा है कि $12,056 पर कैपिटा इनकम जिसकी इतने से ज्यादा है, वो आपकी विकसित में नॉर्मली काउंट की जाती है, ठीक है, ध्यान देना है। जो आपकी विकासशील है, ठीक है, जो आपकी विकासशील है, इसको 2 फेज में डिवाइड किया जाता है, ध्यान देना है। 956 ध्यान देना है, $956 से लेके $3895 के बीच में,
ठीक है, $3895 के बीच में जो है, इनको हम लोग क्या करते हैं, निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था के तौर पे शामिल करते हैं। विकासशील में को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक निम्न मध्यम आय वर्ग का अर्थव्यवस्था और एक उच्च मध्यम आय वर्ग का अर्थव्यवस्था। तो ये निम्न मध्यम वाले हैं, ठीक है, एन से निम्न, एम से मध्यम, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले अर्थव्यवस्था को, ठीक है, इसमें कौन जाता है $956 से लेके $3895 के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से आता है आपका उच्च मध्यम, तो यू से उच्च समझ लीजिएगा, एम से मध्यम समझ लीजिएगा, ठीक है। उच्च मध्यम वाला, तो जो उच्च मध्यम वाला है वो आपका इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 3896 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 3896 से स्टार्ट होती है आपकी, और ये ज्यादा होते इससे थोड़ा सा कम होगा, यानी 12056 से कम होगा, तो 12056 से कम होगा तो कितना हो जाएगा, 12055 हो जाएगा, तो 12055 हो जाएगा, ठीक है, इतने डॉलर के बीच में, ठीक। तो ये आपका विकसित, ये आपका क्या होगा, विकासशील देशों का हो गया, ठीक है, ये आपका विकासशील देश हो गया। अब जब ये 956 से डाउन होगा तो जाहिर सी बात है वो आपका किस में हो जाएगा, वो आपका अल्प विकसित में हो जाएगा, ठीक है, वो आपका अल्प विकसित में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये विकासशील देशों के आधार पर है आपका, ठीक। तो इस तरह से हम लोग समझिए। इसी तरीके से होता है खुली अर्थव्यवस्था, होता है बंद अर्थव्यवस्था, होता है बंद अर्थव्यवस्था। क्या होती है, ध्यान देना है, तो बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी ध्यान देने की व्यवस्था है जिसमें कोई देश क्या होता है, किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध बनाता ही नहीं है, ठीक है, यानी किसी अन्य देश के साथ क्या होता है, उसका कोई आर्थिक संबंध नहीं रहता है। तो जब किसी देश का किसी अन्य देश के साथ कोई आर्थिक संबंध ना हो, मतलब वो क्लोज हो, उसकी बाउंड्री क्लोज हो, वो केवल इंटरनल ट्रेड वगैरह करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है, ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि वस्तुओं एवं जो सेवाएं हैं, ठीक है, उसके निवेश के लिए क्या है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग खुली अर्थव्यवस्था के तौर पे जानते हैं। फॉर एग्जांपल तौर पे हम लोग क्या ले लेंगे, यूएसए ले लेंगे, यूके ले लेंगे, ठीक है, इन सबको ले लेंगे आप लोग, ठीक। तो ये हो गया आपका बंद अर्थव्यवस्था और ये हो गई आपकी खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। थोड़ा सा राष्ट्रीय आय के बारे में देख लिए। कल से हम लोग जो अन्य अवधारणाएं हैं, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, इन सब पे चर्चा करते हुए, ठीक है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र को बहुत सिंपल में हम लोग देख लिए, ठीक है। थोड़ा डिटेल में कल हम लोग इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। तो कल की टॉपिक में एक तो जो अवधारणाएं हैं वो खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र है इनको खत्म कर ले, ठीक है, इनको खत्म कर ले। और कुछ मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बैकईयर के क्वेश्चंस लगवा दूं इसके साथ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो बैकईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो मैं निकाल लूंगा, उसको इजिली लगवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी क्लास को हम लोग मानते हैं कि खत्म हो गई है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।